मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हवाले से। और उसके बाद सरहदी इलाकों के अंदर फिर एक खबर आ रही है जहां पर एक और जवान की जान चली गई है। नौशेरा के अंदर सीज फायर वायलेशन हुआ है और एक जवान शहीद हुआ है। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से उसके बाद बात करेंगे कोविड-19 की दोबारा और तालीमी निजाम की भी। जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बाज़ाब्ता तौर पर अभी जानकारी दी है कि 3 रोज़ के दौरे पर 6 रोज़ा दौरा 3 रोज़ा दौरा ये रूस का होने वाला है। उनका 3 दिनों तक रूस के दौरे पर निकल रहे हैं आज। और उन्होंने ट्वीट करके बाज़ाब्ता तौर पर इसे कहा है कि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने का, मज़ीद गहरा करने का ये अहम मौका है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो 75वीं विक्ट्री परेड डे, जो विक्ट्री डे परेड होता है रूस का, वो 75वां विक्ट्री डे परेड मनाया जाएगा, उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल होंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो हम कह रहे थे आपको शुरू में कि LAC के मसले पर हिंदुस्तान और रूस से बातचीत होगी या नहीं होगी, लेकिन इस बीच जो जाने से पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान के अवाम को जो खबर दी है, जो जानकारी दी है, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि अपॉर्चुनिटी टू होल्ड ऑन वेस्ट फॉर फर्दर डिपेंड इंडिया रशिया डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हिंदुस्तान और रशिया के रूस के दरमियान जो डिफेंस, दिफाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको मज़ीद गहरा करने का ये मौका है और ये वक्त है। और इस गहराई और इसको गहरा करने का और इस मौके को और इस वक्त को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि हिंदुस्तान की ये सफारती सतह पर कितनी बड़ी कोशिश है और क्या कुछ आने वाले दिनों में नताइज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन खबरें बहुत सारी इस सिलसिले में ये भी आ रही कि जो आलात, हथियार वगैरह खरीदने की जो एग्रीमेंट वगैरह हैं, उन तमाम पहलुओं पर ख़ास तौर पर बात होगी। लेकिन बात LAC के हवाले से भी हिंदुस्तान रूस के दरमियान ज़रूर होगी। जी आसिफ, चलिए दोबारा कोविड-19 पे आते हैं, क्योंकि जो कल 24 घंटों के दौरान और फिर 10 से 12 घंटे और गुजरे हैं, इसमें कुछ और अमवात की खबरें आई, कई केसेस सामने आए। थोड़ी देर में सरकारी आंकड़े जारी होंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फटाफट से जो जम्मू कश्मीर का मैंने आपके साथ वादा किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि आपको जो केसेस इस वक्त 24 घंटों के अंदर है वो फटाफट से बताते चलें। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही कि मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अमवात हुई है। रहमत जी देखिए, बिल्कुल 24 घंटे के ताज़ा आदाद शुमार आ गए हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले बताएंगे और सबसे पहले बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 445 मरीजों की मौत हुई है कोरोना वायरस की वजह से। हिंदुस्तान में 445, ये सबसे बड़ी तादाद है मरने वालों की एक दिन में। अभी 445 मुतासरीन जो मरीज़ थे कोरोना वायरस के, पिछले 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में 445 की मौत हुई है। और 24 घंटे में जो नए केसेज आए हिंदुस्तान में वो 14,821 हैं, यानी 14,821 नए मामलात गुज़श्ता 24 घंटे, नए केसेज गुज़श्ता 24 घंटे में हिंदुस्तान के अंदर आए हैं। पॉजिटिव केस जो रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे में 14,821। और इस तरह से हिंदुस्तान में अब मरीजों की जो तादाद बनती दिखाई दे रही है, सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 4,25,282 हो चुकी है तादाद, 4,25,282। और साथ ही साथ 1,74,387 एक्टिव केसेज है। ये तो तशवीशनाक खबर है कि एक्टिव केसेज की तादाद 2 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन साथ ही साथ बहुत ही अच्छी और खुशाइंद खबर यह भी है कि जो डिस्चार्ज होने वाले हैं या फिर जो अस्पताल से वापस घर लौटे हैं सेहतमंद होकर के, उनकी तादाद 2,37,196 हो चुकी है। यानी कि जो मुतासरीन है, जो एक्टिव केसेज हैं, एक्टिव केसेज के मुकाबले में सेहतमंद होने वालों की तादाद बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। ये खुशाइंद खबर है। और साथ ही साथ अब कोरोना वायरस से मरने वालों की हिंदुस्तान में मजमूई जो तादाद बनती दिखाई दे रही है वो 13,699, यानी 13,700 ये तादाद पहुंच चुकी है कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में मरने वालों की। तो 14 घंटे में 445 लोगों की, 24 घंटे में 445 लोगों की मौत हुई है। और 14,821 कोरोना वायरस के नए मामले हिंदुस्तान में सामने आए हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर में। और इस तरह से हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद अब तक के जो मजमूई तौर पर बनती दिखाई दे रही वो 4,25,282 है। साथ में 1,74,387 एक्टिव केसेज हैं, जबकि 2,37,196 ऐसे लोग हैं जो सेहतमंद हुए हैं, इस मर्ज से, इस वायरस से जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 13,699 लोग इस जीत में, इस लड़ाई में नाकाम हो गए और ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं और वो मौत के शिकार हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। 13,699 लोगों की हिंदुस्तान में मौत हुई है।
तो कुल मिलाकर मरने वालों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है और केसेस भी लगातार 4 लाख के करीब इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस वक्त भी ये तादाद पिछले 24 घंटों की है। लेकिन इसी तरह की सूरत हाल गुज़श्ता कई दिनों से बनी हुई है, जहां पर 300 से ज़्यादा केसेस सिर्फ डेथ रेट हमारे सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ केसेस हैं इस वक्त हमारे सामने वो 4 लाख से तजावुज़ कर गई है। 4,25,200 से ज़्यादा केसेस मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर सामने आए हैं। अब चलते हैं वापस जम्मू कश्मीर, जहां कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिस्ट बताने लगा था। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे सामने जहां पर ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जहां पर कुछ हद तक कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर राहत भी मिली है। और इसलिए राहत मैं कह रहा हूं क्योंकि 24 से 48 घंटों में पिछले 2 दिन जो गुजरे हैं इसलिए सही, क्योंकि कोई भी केस इन डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन ओवरऑल 2,53,000 से ज़्यादा लोग अभी भी निगरानी में हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर्स में जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है उनकी तादाद भी 3,000 इस वक्त, माफ़ कीजिएगा, 38,000 से ज़्यादा है। और कुल मिलाकर इस वक्त जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो करीब 6,000 है। 5,956 केसेस और 4,590 केसेस कश्मीर से, 1,366 जम्मू प्रोविंस से हमारे सामने इस वक्त आ चुके हैं। इसके अलावा 83 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और आपको ये भी बताते चलें कि जो पिछले 24 घंटों की सूरत हाल है उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर 2 डेथ्स हुई हैं। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर से, ख़ासतौर से कश्मीर वादी से, जहां पर 51 साल एक पेशेंट जो रफियाबाद बारामूला का था वो स्किम्स में ज़िंदगी की जंग उस वक्त हार गया जब कोविड-19 का उसका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मुख्तलिफ अमराज में पहले ही मुब्तला था तो उसकी भी जान चली गई। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें 60 साल का एक और पेशेंट साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का, जो कि श्रीनगर में अस्पताल के अंदर जिसकी मौत हुई और अस्पताल में वो 20 तारीख को एडमिट की गई थी। ये खातून थी 60 साल, उनकी भी मौत हुई है और बताया ये जा रहा है कि उन्हें भी लिवर में परेशानी थी। इससे पहले उन्हें मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। लेकिन जब पॉजिटिव केस उनका सामने आया तो शॉक लगने से भी एक रीज़न हो सकता है कि उनकी मौत, जो मुख्तलिफ केसेस पिछले दिनों हमारे सामने आए हैं। इसी तरीके से 83 अमवात अब तक हो चुकी हैं, जिनमें 10 जम्मू डिवीज़न से, 73 कश्मीर वादी से और श्रीनगर सबसे टॉप इस लिस्ट में है जहां पर 19 अमवात अब तक हो चुकी हैं, जबकि 13 दूसरे नंबर पर बारामूला, जहां पर अब तक 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है 10 शोपियां के अंदर। कुलगाम से 10, बडगाम और कुपवाड़ा से 6 लोगों की अब तक मौत हुई है। अनंतनाग में 5, पुलवामा से 3, जबकि 1 मौत बांडीपुरा की हुई थी, जो शुरुआती आपको याद होगा कि सबसे पहले जो डेथ रिपोर्ट की गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर उसमें बांडीपुरा का नाम भी आया था, जहां पर हाजिन केसेस में टॉप ऑफ द टेबल था और उसके साथ साथ डेथ भी यहां हुई थी। इसके साथ साथ आपको कठुआ की खबर भी बताते चलें, जहां पर एक मरीज की क्वारंटाइन सेंटर के अंदर मौत हुई और उसके बाद काफ़ी हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ासतौर से जब हम जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं तो पिछले 3-4 दिनों के अंदर ये दूसरा ऐसा वाक़ा था, गुज़श्ता दिनों ही जो आखिरी रसूमात एक कोविड-19 के मरीज़ की मौत के बाद उसकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी। 2 लोगों की मौत हुई थी पीपी किट्स पहनने से। उसके बाद इसमें तहकीकात का मुतालबा किया गया और तहकीकात चल भी रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कठुआ के अंदर भी कल एक और मरीज़ की मौत हुई, लेकिन जो वहाँ बाकी लोग रह रहे हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों से पहुँचे थे, क्वारंटाइन सेंटर में हैं और 14-15 दिन या किसी को 20 दिन भी हुए हैं, तो उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि डॉक्टरों की लापरवाही या क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर इस वक्त वो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए एक सेंटर के अंदर, जिसकी वजह से लापरवाही सामने आई और एक मरीज की मौत हुई। पूरा मामला क्या, हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी। अभी तक कठुआ का जो मामला सामने आया, इसमें क्या जो अभी तक तहकीकात की जांच का जो मांग की जा रही थी, कल भी हमने देखा काफी हंगामा हुआ, क्या इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं और असल वजह क्या बताई जा रही है अभी तक इस मरीज की मौत की? सिर्फ इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। हमारी डिप्टी कमिश्नर से बातचीत हुई थी ओपी भगत से, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं और सरकारी वर्जन जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूं, क्वारंटीन सेंटर के अंदर ये पहली शिकायत नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं कि क्वारंटीन सेंटर को लेकर के कोई भी व्यवस्था ढंग से नहीं की गई है। और ये शिकायतें सिर्फ कठुआ से नहीं है, जम्मू क्वारंटीन सेंटर हो, कटरा हो, जहाँ जहाँ भी क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन किया जाता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह की शिकायतें मिल रही है। लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है कि हालांकि सरकार का ये कहना है कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है
हालांकि जांच के बाद ही सारी चीजें बाहर आएंगी कि हार्ट अटैक से ये सारी चीजें हुई हैं। तो इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है, इंक्वायरी की रिपोर्ट जब आएगी तब सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। जी आसिफ। विनोद जी, आप हमारे साथ बनी रहिए क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट खबर है। इस पूरे सिस्टम के बीच में हमारे सामने कोविड-19 के जो हालात बने, इन सब के बीच में एजुकेशन सेक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा बच्चों को, टीचर्स को। और इन सब के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार कोशिशें की गई, ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो या फिर ऑनलाइन जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसके तहत बच्चों को घर बैठे पढ़ाई करनी पड़े, और इस तरह के कदम ज़रूर उठाए गए। लेकिन इन सब के बीच में अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जम्मू और श्रीनगर के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां की डिटेल्स मांगी गई हैं, जो बच्चों की रेशो है या स्टूडेंट्स के साथ साथ जो टीचर्स की रेशो है, किस स्कूल के अंदर कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, एक ये डिटेल्स मांगी गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू इस खबर का यह है कि इस वक्त इन जो टीचर्स इन स्कूलों में इस वक्त काम कर रहे हैं उनका टेन्योर या कितना पीरियड इस वक्त मुकम्मल हुआ है, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं या 6 महीने हुए हैं, कितना हुआ है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांगी गई हैं। मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। जो मामले ये सामने आ रहे थे कि असरो रसूख रखने वाले लोग अलग अलग सरकारी स्कूलों में काम करते हैं लेकिन अपने घर से ज़्यादा दूर वो ट्रांसफ़र जो है उनको काफ़ी बुरी लगती है जब इस तरह का कोई फैसला आता है कि उनको दूसरी जगह जाना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होगी, क्या वजह हो सकती है? या एजुकेशन सेक्टर को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से अब एक संजीदा कदम उठाया जा रहा है? और ये हर एक चीज, हर एक व्यक्ति को पता है कि असर रसूख रखने वाले लोग शहर के अंदर रहते हैं, चाहे जम्मू, जिनकी चलती है, जिनकी डिपार्टमेंट में बड़ी रसूख है, उनकी बीवियां, बहनें, रिश्तेदार जम्मू में ही रहते हैं या श्रीनगर में रहते हैं। और ये बहुत बार एक्सरसाइज की जा चुकी है, कुछ सिक्योरिटी सेट का नाम लेकर के, कुछ मेडिकल के नाम पर पे, तो कुछ लोग ऐसे ही इस स्कूल से उस स्कूल, यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा स्कूल का वहां अपनी ट्रांसफर करवा लेंगे। कोशिश ने एलजी साहब अपना प्रयास कर ले, लेकिन इतना बड़ा नेक्सस है, आप इस नेक्सस को नहीं तोड़ पाओगे। और बड़ी मजेदार बात ये रहेगी आपकी कि आप देखेंगे कि रेशो स्टूडेंट और टीचर की रेशो इतनी बढ़िया होगी कि आप इस संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टीचर हैं और शहर में स्टूडेंट्स भी ठीक रहते हैं। और अगर आप गांव की बात करेंगे, हमने बहुत बार खबरें की हैं, एक ऐसा स्कूल था जिसमें 75 स्टूडेंट्स थे और 1 टीचर था, वो भी चल रहा था। और कुछ एक ऐसा स्कूल सांबा में हमने एक्सपोज किया था कि 4 टीचर थे और खाली एक छोटू राम नाम का स्टूडेंट था। तो इस तरह से जो इरेगुलरिटीज हैं, जो बराबरी, जो असमानताएं हैं, इनको दूर करने की जरूरत है, लेकिन होगा नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ कि इतना बड़ा नेक्सस है, आप इसको नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन क्या उम्मीद है, जो कदम उठाया गया है ये सिर्फ फिलहाल 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि इस तरह का जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जम्मू के अंदर लोग हैं तो मेडिकल पर लीव लेके बैठे हैं या फिर बिना किसी वजह इस वक्त दूर दराज एरियाज में जहाँ टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर्स, कितने स्टूडेंट्स को कितने टीचर्स पढ़ाएंगे, ये जो एक गैप है, क्या इस तरह के कदम से ये फिल हो जाएगा? देखिए, अगर पॉजिटिवली अगर आप गट्स रखते हैं और अप्रोच आपकी पॉजिटिव है तो आप करा सकते हैं। अदरवाइज हमने देखा हुआ है कि हमारे शहर में कितनी लंबी लंबी गाड़ियां लेकर टीचर आते हैं और वो उसी स्कूल में जमे रहते हैं, उस स्कूल से दूसरे स्कूल में चले जाएंगे जिसका डिस्टेंस हार्डली 2 किलोमीटर ही होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप गट्स रखते हैं, आप मन से चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, आप प्राइवेट स्कूलों के साथ कम्पीट करना चाहते हैं, अपने टीचर्स जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो कोई टीचर लगता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है, कॉम्पिटेंट होता है, सारे एसएसआरबी के प्रोसेस को कंप्लीट करके वो उसकी नियुक्ति होती है, उसकी अपॉइंटमेंट होती है, और उसके बावजूद भी आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट सिफर ही होते हैं। तो अब अगर आप पॉजिटिव अप्रोच लेकर के, आसिफ, अगर सरकार पॉजिटिव अप्रोच लेकर के ये सोचती है कि शहरों में जो लोग जमे हुए हैं लंबे समय से उनको भी गांव में सेवा देनी चाहिए, तो एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन मैं आज भी हूँ तो मैं आशावादी, लेकिन इस मामले में मुझे बड़ी निराशा लगती है कि जो लोग ऑर्डर तो देते हैं कि डिटेल दे दीजिए, एलजी ने भी कहा होगा कि डिटेल दे दीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद कुमार साहब ज्वाइन करने के लिए। सीनियर न्यूज़ एडिटर जम्मू से हमारे साथ थे। बात एजुकेशन सेक्टर की कर रहे थे हम, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से एक अच्छा फैसला ये इसलिए मुस्बत पहल मानी जा रही, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि उनकी पूरी लिस्ट दी जाए उन टीचर्स की, उन गवर्नमेंट स्कूल्स की जम्मू और श्रीनगर शहर के अंदर या इनके एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं वहाँ से कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चे इस वक्त हैं, स्टूडेंट और टीचर की जो रेशियो है इन स्कूलों में वो उन तक पहुँचाई जाए। और इस बीच जो सोर्सेज ये भी बता रहे हैं हमारे कि मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर या टीचर, जो अभी विनोद साहब भी कह रहे थे कि लीव लेके बैठे हुए हैं बिना किसी रीज़न के, इस वक्त मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर हम देख रहे हैं वो इस वक्त स्कूल तो जाते नहीं, लेकिन कई तरह के रीजंस उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए होते हैं और उसके बाद छुट्टी पर बैठते हैं, लंबी छुट्टी लेकर वक्त गुजारते हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो वो स्टूडेंट का जो ऑलरेडी ऐसे हालात से गुजर रहा है जहां पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है, और उसे इस वक्त अगले सेशन में या पिछला सेशन किस तरीके से इसके बीच में चीज़ें एडजस्ट की जाएँ, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। और इसमें फैमिली मेम्बर्स कई पॉलिटिशियंस के हैं, सीनियर सिविल और पुलिस ऑफिसर्स के कई ऐसे लोग हैं, और साथ ही साथ मेजॉरिटी उन लोगों की है जो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर या फिर शहर के अंदर काम करते हैं, या फिर अपना जो उनका दबाव होता है, उनका असर होता है या असर रसूख रखने वाले लोग, वो इन पोजीशंस का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसका सीधा असर तालीमी निज़ाम पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। बात जब बच्चों की हो रही तो रहमत यहाँ पर ये भी बात करते चलें, क्योंकि हम सरहदी इलाकों के अंदर भी देख रहे हैं सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएँ, लेकिन दो तरह की वजूहात यहाँ पर हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक, या तो कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर आज तक नेटवर्क ही नहीं बने। कई पंचायतें हम आज भी ऐसे दिखा सकते हैं राजौरी और पुंछ के अंदर जहां पर मोबाइल नेटवर्किंग कनेक्टिविटी का जो सिस्टम है वो है ही नहीं। एक ये बड़ी परेशानी, वहां पर मोबाइल इस्तेमाल करें तो कैसे। दूसरा, ये बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले बच्चों की ज्यादा तादाद है, उनके लिए जो स्मार्टफोन या फिर एंड्रॉयड इस वक्त खरीदना मुश्किल है, तो वो घर बैठे मुझे नहीं लगता उनके लिए पॉसिबल है पढ़ाई करना। तीसरा जो बड़ा फैक्टर इसमें यह है कि इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो कम स्पीड है, और उन इलाकों के अंदर जहां ऑलरेडी मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है तो इंटरनेट किस काम का, जहां पर 2GB अगर चल रहा होता है। इन सब के बीच में बॉर्डर एरियाज में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले, मुख्तलिफ ऐसे गाँव हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहाँ पर ई लर्निंग का जो प्रोसेस है वो सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया, लेकिन इस वक्त इसलिए नामुमकिन लग रहा है क्योंकि जो 3-4 फैक्टर्स मैं बता चुका हूं, इन सब के बीच में उलझा गए हैं वो स्टूडेंट्स जिनको इस वक्त आगे तालीमी सेशन मुकम्मल करना था, एग्जाम्स मुकम्मल होने थे। लेकिन इस वक्त मोबाइल नेटवर्क ना होना, दौरे जदीद में जहां पर हम 5G और 6G की बात करते हैं, जहां पर नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी ना होना, मोबाइल को लेकर जो मोबाइल इस्तेमाल न कर पाना बच्चों का, इन सब के बीच में शायद रहमत जो मकामी सतह पर इंतज़ामिया या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़ास तौर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए जो एक कदम उठा रहा है, शायद वो कहीं ना कहीं नामुमकिन भी है और राहेगा भी जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इंतजामिया की जानिब से जो बार बार दावे किए जा रहे हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोसेस को अमल में ला रहे हैं और बच्चों को इस लॉकडाउन के बीच और इस कोरोना वायरस के बीच स्कूल कैंपस आने के बजाय बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन तालीमात और एजुकेशन का सिस्टम नाफिज किया गया है। कई मकामात पर कामयाब भी है, ख़ास तौर से अगर बात करें दिल्ली की बात करें या फिर यूपी के कुछ इलाकों की बात करें या फिर केरल कर्नाटक की बात करें, तो इन रियासतों में कामयाब तो ये मिशन कुछ हद तक ज़रूर हुआ है। लेकिन आप जिस जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं जहाँ 2G इंटरनेट है, उस पर भी कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी जो होती है वो बहुत इस हद तक नहीं होती कि आदमी खुलकर बात कर पाए, पूरी बात समझ पाए या पूरी बात समझा पाए। ऐसे में 2G इंटरनेट की बहाली, 2G इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन बहुत हद तक एक अपने आप में थोड़ा सा मजाक टाइप का लगता है। लेकिन बिल्कुल रहमत, इसी पे मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शहजाद मलिक साहब ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर VC हैं साइनात यूनिवर्सिटी के। और बड़ी चीज़ ये है कि ये बेहतर तरीके से इसलिए चीज़ों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उन नज़दीकी इलाकों में ये रहते हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को आ रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो इस वक्त हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स वेबएक्स के ज़रिए या किसी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ज़रिए स्टूडेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में कन्फ्यूजन, क्योस और नेटवर्क ना होना, इन सब के बीच में नुकसान उस स्टूडेंट को उठाना पड़ रहा है। ज़मीनी हकीकत क्या है? वाकई में कई ऐसे इलाके जो हम यहाँ बैठकर तो कहते हैं कि नेटवर्क नहीं है, ज़मीनी सूरत हाल भी ऐसी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुलिस्तान चैनल का, तमाम देखने वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये देखें कि जो आपने ये इशू उठाया है 2G वाला,
जो गवर्नमेंट ने इसमें अपने कदम उठाए हैं, मैं उनकी मजम्मत नहीं करता, लेकिन ग्राउंड के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो इस ऑनलाइन क्लासेस का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। बॉर्डर के लोगों की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, तो खासकर अगर मैं नाम लेता हूँ, आप इसको वेरीफाई करा लें, हम 2 साल से इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि बॉर्डर के लोग खासकर भरुच्ची, धराटी, पंजनी, सोवाला, डब्बी, ये 2-3 पंचायतें ऐसी हैं मेंढर के अंदर में, मैं कोट कर रहा हूँ, बालाकोट सेक्टर के अंदर में, कि जहां तक हमारे सिग्नल भी नहीं आते वहां। तो जिस जगह पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो वहां 2G का भी कोई मामला नहीं चल रहा है। दूसरी बात, मैं आज के 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैंने एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में इंटरनेट को लेके एक एप्लीकेशन दायर की थी, जो उन्होंने एक्सेप्ट की थी, और एक्सेप्ट करने के बाद में पिछले ही महीने उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम को जो है लिखा है कि 8 हफ्ते के अंदर इसमें काम करें। बहुत सारी ऐसी चीजें और लोगों ने भी कोशिश की हैं, लेकिन जहां तक बॉर्डर के हालात का मामला है, वो मैं आपको क्लियर ये करना चाह रहा हूं कि बॉर्डर के जितने नौजवान लोग हैं, नौजवान साथी हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हमेशा ही पार्शलिटी होती आई, क्योंकि जो लोग सिटी के अंदर बैठे हैं, यहाँ अगर जम्मू में आप देखेंगे तो यहाँ 2G जो काम कर पा रहा है, लेकिन वो अगर आप बालाकोट में या मेंढर के किसी सेक्टर में या साब्जियन के किसी सेक्टर में या मंडी, पुंछ या दिगोहा जो बॉर्डर एरिया है सही, उसमें अगर जाके देखेंगे तो 2G भी नहीं चलता है। दूसरी चीज, अगर आप ग्राउंड के ऊपर देखेंगे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे हैं, उनके पास आज तक फोन भी नहीं है, ना उनके पास वहाँ फोन हैं, ना उनके पास सिग्नल्स हैं, ना उनके पास अच्छे स्कूल्स हैं, ना उनको सही गाइडलाइन दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी कवायद जो 2G को लेकर और 4G को लेकर या ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कर रही है, वो गवर्नमेंट चंद लोगों के लिए और चंद हिस्सों तक जो मखसूस जगह है वहीं तक इसका फायदा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर रेजिडेंट, चाहे ट्विन डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ हो, चाहे सांबा कठुआ हो, जो भी बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं, उनको इसका कोई फायदा दिख नहीं रहा है ग्राउंड पे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद साहब अपनी बात रखने के लिए। बात स्टूडेंट्स को लेकर हो रही थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सूरत हाल, एक तरफ दोनों अफवाज के दरमियान जो तनातनी है या फायरिंग का सिलसिला वो भी लगा रहता है, लेकिन इन सब के बीच में मोबाइल नेटवर्क्स ना होना और 2G सर्विसेज और कई इलाके जहां पर आज तक मोबाइल टावर्स अभी तक बने ही नहीं, जो डॉक्टर साहब भी अभी कह रहे थे कि मखसूस इलाकों के अंदर जहां तक नेटवर्क पहुंचता, कितनी हकीकत है इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम को यहाँ फिलहाल वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इस वक्त वादी कश्मीर से एक और खबर आ रही है, जनूबी कश्मीर के अंदर, जहां पर इस वक्त फोर्सेज और मिलिटेंट 2 के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो चुका है। पुलिस की जानिब से ट्वीट किया गया है, वेरीनाग कापरन का इलाका, जनूबी कश्मीर का अनंतनाग, जहां पर इस वक्त एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के जवान इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं। मुश्तरका कार्रवाई चल रही है और इस वक्त गोलियों का तबादला भी हुआ है, पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। आगे इस खबर पर और हमारी नजर रहेगी, लेकिन प्रोग्राम सलाम जेके में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज के साथ साथ जेके 24/7 न्यूज आप फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी देख सकते हैं, लाइव नशरियात वहां भी जारी रहती हैं। और साथ ही साथ गुलिस्तान न्यूज न सिर्फ आपको ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मिलेगा, बल्कि MX प्लेयर पर भी हमारी लाइव नशरियात जारी रहती हैं। उसके लिए आपको MX प्लेयर डाउनलोड करना होगा और लाइव नशरियात आप वहां हमारी देख सकते हैं। प्रोग्राम को लेकर अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। कल 8:30 दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और रहमत को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।